नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक ऐसी सड़क पर ठहर गई है जहां न तो पीछे लौटने की हिम्मत बची है और न ही आगे बढ़ने की उम्मीद, जहां हर सुबह एक भारी बोझ सी लगती है और हर रात सिर्फ पछतावों के साथ गुजरती है। आप हंसते हैं, दुनिया के सामने एक मजबूत चेहरा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए, खाली और खोया हुआ महसूस करते हैं। जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे अनुभवों से गुजरने पर मजबूर करती है जो हमें अंदर तक हिला देते हैं। रिश्तों में टूटन, विश्वास का धोखा, असफलताओं का डर, ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे खुद से ही काट देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो टूट चुका है उसे फिर से जोड़ा जा सकता है? क्या एक हारा हुआ इंसान अपने अंदर फिर से वह चिंगारी जगा सकता है? क्या हम खुद को दोबारा गढ़ सकते हैं एक नए और बेहतर संस्करण में? यह कहानी उसी सफर की है, खुद को फिर से बनाने की, अपने घावों को सहलाने की और अपने टूटे हुए टुकड़ों को प्यार से जोड़ने की। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बस एक कच्चा, सच्चा और दर्दनाक प्रक्रिया है जहां आपको अपने सबसे डरावने हिस्सों से मिलना पड़ता है। लेकिन यही वह दर्द है जिसमें आपकी असली ताकत छुपी है, क्योंकि जब आप अपने अंदर की सच्चाई को समझते हैं तभी आप खुद को नए सिरे से गढ़ने की हिम्मत पाते हैं। रीबिल्डिंग का मतलब है खुद को माफ करना, खुद को अपनाना और अपने लिए खड़ा होना। यह वह जंग है जो आप अपने मन और दिल के बीच लड़ते हैं। कोई बाहरी गाइड आपको रास्ता नहीं दिखाएगा, कोई नक्शा नहीं देगा, क्योंकि असली लड़ाई आपके भीतर है। और जब तक आप अपने अंदर की गहराइयों में नहीं उतरते, तब तक बाहर की कोई रोशनी आपको रास्ता नहीं दिखा सकती। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस इंसान से मिलने को तैयार हैं जो हर दर्द के बाद भी रोज उठता है, हर टूटन के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश करता है? क्या आप तैयार हैं खुद को फिर से बनाने के लिए, एक नया माइंडसेट, एक नई ताकत और एक निडर जिंदगी के साथ? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी उस चेहरे की है जो आप अगली बार आईने में देखेंगे, जो टूटकर नहीं बल्कि फिर से बनकर खड़ा होगा, और वह चेहरा आपका होगा। चैप्टर 1, जागरूकता। खुद को देखने का पहला कदम कभी कभी सुबह की पहली किरण भी आपके दिल को नहीं छूती। आप बिस्तर से उठते हैं, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। सब कुछ ठीक दिखता है, नौकरी, दोस्त, परिवार, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। वो हंसी जो पहले आपके चेहरे पर बिखर जाया करती थी, अब बनावटी लगती है। वो लोग जिनके साथ आप घंटों बातें करते थे, अब उनके साथ चुप्पी ही बेहतर लगती है। और सबसे डरावनी बात, आप खुद को भी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। यहीं से शुरू होती है रीबिल्डिंग की यात्रा, और इसका पहला कदम है जागरूकता। जागरूकता का मतलब है अपने दिल और दिमाग से सवाल करना, क्या मैं सचमुच खुश हूं? क्या मेरी जिंदगी वही है जिसका सपना मैंने देखा था? क्या मैं वह इंसान हूं जो मैं बनना चाहता था? ये सवाल आसान नहीं है। इनके जवाब अक्सर चुप्पी में मिलते हैं, और उस चुप्पी में कुछ टूटता सा महसूस होता है। लेकिन यही टूटन वह बीज बोती है जो बदलाव की नींव बनता है। ज्यादातर लोग इस मोड़ पर डर जाते हैं। अपनी सच्चाई से आंख मिलाना आसान नहीं। हम दूसरों को दोष देना आसान समझते हैं, वक्त को, हालात को या उन लोगों को जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपनी अंदरूनी आवाज को नहीं सुनते, तब तक कोई बदलाव शुरू नहीं हो सकता। जागरूकता एक आईने की तरह है। यह आपको आपकी हर सच्चाई दिखाता है, वह चेहरा जो आप दुनिया को दिखाते हैं, और वह चेहरा जो आपने खुद से भी छुपा रखा है। यह वह पल है जब आप पहली बार अपने आप से पूरी ईमानदारी से मिलते हैं। न कोई दिखावा, न कोई मुखौटा, बस आप और आपकी असलियत। और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो आपकी जिंदगी को नया मतलब देती है। जागरूकता आपको बताती है कि बदलाव बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होता है। जब आप अपने दर्द को, अपने डर को, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तभी आप मजबूत बनने की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। तो क्या आप उस आईने में झांकने को तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं यह कहने को कि अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को फिर से बनाऊंगा? क्योंकि यही वह पल है जहां से असली बदलाव की शुरुआत होती है। चैप्टर 2, ट्रॉमा को समझना और उसका इलाज। जिंदगी में कई बार हम बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते रहते हैं। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम उन अधूरे अध्यायों को ढो रहे होते हैं जिन्हें हमने कभी बंद ही नहीं किया। बचपन की कोई बात,
जो आज भी दिल में चुभती है, कोई रिश्ता जिसने आपका भरोसा तोड़ा, कोई असफलता जो रातों को आपको चैन से सोने नहीं देती। ये है हमारे ट्रॉमा, वह अदृश्य जहर जो बिना शोर किए हमारे मन, हमारे फैसलों और हमारी पहचान को चुपके से नियंत्रित करता है। ट्रॉमा कोई साधारण दुख नहीं, ये वह घाव है जो दिखता नहीं लेकिन हर कदम पर आपको कमजोर करता है। हम बाहर से मुस्कुराते हैं, सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। और सबसे दुखद बात, हमें पता भी नहीं होता कि हम घायल हैं। हीलिंग की शुरुआत होती है अपने ट्रॉमा को पहचानने से, यह स्वीकार करने से कि हाँ, मुझे दर्द हुआ था, हाँ, मैं टूटा था। जब तक आप अपने घावों को मान्यता नहीं देंगे, तब तक आप उन्हें ठीक करने की अनुमति भी नहीं दे पाएंगे। हीलिंग कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, यह एक लंबा दर्दनाक सफर है। आपको उन पलों को फिर से जीना पड़ता है जिनसे आप सालों से भागते आए हैं। शायद आपको रोना पड़े, शायद आपको खुद से गुस्सा आए या फिर खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो, लेकिन ये सारे भावनाएं, ये गुस्सा, ये आंसू, ये पछतावा, ये आपके ठीक होने की सीढ़ियां हैं। जब आप अपने ट्रॉमा को गले लगाते हैं, उसे समझते हैं, तभी वह आपके ऊपर से अपनी पकड़ ढीली करता है और एक दिन वही घाव जो आपको तोड़ रहे थे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। क्योंकि हीलिंग का मतलब है अपने अतीत को स्वीकार करना, उसे एक बंद किताब की तरह रख देना और यह तय करना कि अब वह आपकी कहानी को परिभाषित नहीं करेगा। तो अगर आज भी आपके दिल में कोई पुराना दर्द छुपा है, कोई ऐसी याद जो आपको अंदर से कुरेदती है, तो आज खुद से एक वादा करें, मैं अब और भागूंगा नहीं, मैं अपने दर्द का सामना करूंगा, उसे महसूस करूंगा और फिर उसे ठीक करूंगा। यही वह वादा है जो आपकी हीलिंग की शुरुआत करता है। चैप्टर 3, जाने देना, जो अब आपके काम का नहीं। एक पुरानी दोपहर थी, बारिश हल्के हल्के बरस रही थी। खिड़की से टपकती बूंदों की आवाज कमरे में एक अजीब सी शांति फैला रही थी, लेकिन अंदर मन का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। रिया दीवार पर टंगी उस तस्वीर को देख रही थी जिसमें वह और आरव मुस्कुरा रहे थे, एक परफेक्ट पलों की तस्वीर। पर अब वो मुस्कान भी बोझ लगने लगी थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वो जानती थी अब वक्त आ गया है जाने देने का। हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो बहुत गहराई से जुड़ जाता है। कोई इंसान, कोई याद, कोई गलती या कोई अधूरी उम्मीद। हम उसे पकड़ कर रखते हैं जैसे वो हमारी पहचान हो, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब कोई चीज अपनी भूमिका पूरी कर चुकी हो, तब उसे थामे रहना हमें पीछे खींचता है। जाने देना क्यों इतना कठिन होता है? क्योंकि हमने उसमें अपनी भावना, अपनी उम्मीद और कभी-कभी तो अपनी पहचान भी गूंथ दी होती है। जैसे रिया के लिए आरव सिर्फ एक प्रेमी नहीं था, वो उसका सपना, उसका भरोसा और उसके भविष्य की परछाई था। लेकिन जब वही सपना टूट जाए, जब वही रिश्ता जहर बन जाए, तब भी हम उसे छोड़ने से डरते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं अकेले न रह जाएं, कहीं खालीपन न आ जाए, कहीं हम कमजोर न समझे जाएं। पर सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी ताकत होती है जाने देना। कमजोरी नहीं, साहस है छोड़ना। लोग सोचते हैं कि जाने देना हार मान लेना है, लेकिन असली हार तो तब होती है जब आप खुद को दर्द में सड़ने देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कभी वो चीज आपको खुशी देती थी। जाने देना मतलब है कि आप अब खुद की शांति को प्राथमिकता दे रहे हैं। आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी आत्मा का मूल्य किसी भी रिश्ते, किसी भी गिल्ट या किसी भी असफलता से अधिक है। जाने देना एक निर्णय है, यह खुद से कहने की ताकत है, अब बहुत हुआ। भावनाओं की जेल से आजादी। हम कई बार ऐसे भावनात्मक जेल में जीते हैं जहां ताले हमने खुद लगाए होते हैं। एक पुराना धोखा, एक अधूरी दोस्ती, कोई ऐसा वादा जो टूट गया, ये सब हमारे भीतर चुभते रहते हैं और हम बार बार उन्हीं लम्हों में लौटते हैं, मानो हम खुद को सजा दे रहे हों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान आपको छोड़ चुका है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप आज भी वहीं अटके हुए हैं? क्यों? क्योंकि आपने जाने नहीं दिया। असली आजादी तब मिलती है जब आप उन यादों को विदा कहते हैं जो अब सिर्फ आपकी ऊर्जा को खा रही हैं। गिल्ट, वह पत्थर जो आत्मा पर रखा है। हम सबने जिंदगी में गलतियां की हैं, कुछ लोगों को धोखा दिया, कुछ फैसले गलत लिए, कुछ अवसर गंवा दिए, लेकिन उन गलतियों को थामे रहना, उन्हें अपनी पहचान बना लेना, यह खुद के साथ अन्याय है। एक लड़का था, अनिरुद्ध,
उसने एक समय अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर करियर चुना और वह विफल हो गया। उसके पिता का देहांत हो गया और वह सोचता रहा कि शायद वो उनका सपना पूरा करता तो आज वे खुश रहते। ये गिल्ट उसे सालों साल तोड़ता रहा, लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, मैं इंसान हूं, भगवान नहीं। गलतियां होना मेरा स्वभाव है, मेरी नियति नहीं। उस दिन पहली बार उसने अपनी नींद सुकून से सोई। माफी, खुद के लिए, दूसरों के लिए माफ करना दूसरों के लिए नहीं होता, वो खुद के लिए होता है। आप किसी को माफ करते हैं तो आप उसकी गलती नहीं भूलते, लेकिन आप उस गलती की जंजीर से खुद को आजाद कर देते हैं। कभी कभी सबसे मुश्किल होता है खुद को माफ करना, यह स्वीकार करना कि हां, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं अब उस गलती से आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर हम खुद को माफ नहीं कर सकते तो हर नया अवसर, हर नई शुरुआत डर के साए में रहती है, और डर जीवन की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। अतीत का बोझ, भविष्य का दुश्मन। क्या आपने कभी किसी ट्रैक्टर के पीछे पुराना कबाड़ लदा देखा है? कितना भारी, कितना फालतू, फिर भी वो इंजन उसे ढोता है और धीमा चलता है। हमारा मन भी ऐसा ही ट्रैक्टर है। जब हम पुरानी बातें, पुराने रिश्ते, पुराना दर्द लेकर चलते हैं तो हमारा मन भारी हो जाता है। हम दौड़ नहीं सकते, हम उड़ नहीं सकते, क्योंकि हम थमे हुए हैं। जाने देना, औकीस उड़ान जाने देना मतलब है कि अब आप उड़ना चाहते हैं, आप हल्का महसूस करना चाहते हैं, और हल्का वही महसूस कर सकता है जिसने बोझ को पीछे छोड़ा हो। एक युवती थी, साक्षी। एक समय बहुत अच्छे पद पर थी, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसने सालों तक खुद को कोसा, खुद को निकम्मा समझा, लेकिन एक दिन उसने एक वर्कशॉप में ये पंक्तियां सुनी, जो बीत गया वो सिखाने के लिए था, बांधने के लिए नहीं। उसने उसी दिन अपने पुराने लेटर, पुराने ईमेल डिलीट किए, और कुछ महीनों में वो एक नया बिजनेस शुरू कर चुकी थी। कैसे छोड़ें, क्या करें जब छोड़ना मुश्किल लगे? 1. सबसे पहले स्वीकार करें कि आप बंधे हुए हैं। जब तक आप मानेंगे नहीं कि आप अतीत में अटके हैं, तब तक आगे बढ़ने की शुरुआत नहीं होगी। 2. जो बीत चुका है उसे सम्मान के साथ विदा करें। हर रिश्ता, हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसने आपको कुछ सिखाया है, उसका धन्यवाद करें और जाने दें। 3. जर्नलिंग करें। अपने दर्द को कागज पर लिखना, उसे बाहर निकालना एक चिकित्सा जैसा है। रोज लिखें कि क्या आपको रोक रहा है और क्यों। 4. किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। कई बार जब हम अपने मन की बातें साझा करते हैं तो हल्का महसूस करते हैं। 5. नई शुरुआत करें। कोई नया कोर्स, कोई नया हॉबी, कोई नई किताब, कुछ ऐसा करें जो मन को नयापन दे। 6. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अपनाएं। वर्तमान में रहना, अपनी सांसों को महसूस करना धीरे धीरे मन के घावों को भरता है। अंतिम विचार, खुद से वादा करें। आज जब आप इस अध्याय को पढ़ रहे हैं तो कुछ पल के लिए आंखें बंद करें। अपने दिल के उस कोने में झांकिए जहां कोई पुराना दर्द अब भी छुपा है, कोई नाम, कोई गलती, कोई उम्मीद। और अब खुद से एक वादा कीजिए, मैं अब उसे जाने दूंगा जो मेरी शांति, मेरी प्रगति और मेरी जिंदगी के रास्ते में आ रहा है। उसे मैं अब और नहीं थामूंगा। मैं खुद को हल्का करूंगा, क्योंकि जब मैं छोड़ना सीखूंगा तभी मैं उड़ पाऊंगा। जाने देना आत्मा की सबसे सुंदर क्रिया है। यह आत्म मुक्ति है, और जब आप मुक्त होते हैं तभी आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। चैप्टर 4, सेल्फ लव। खुद से प्यार की शुरुआत शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें खिड़की से आकर राधिका के चेहरे पर पड़ रही थीं। वह दर्पण के सामने खड़ी थी, थकी हुई आंखों से खुद को देख रही थी। चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में उदासी की एक गहरी परछाई थी। लेकिन उस क्षण पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं क्यों खुद से इतना नाराज हूं? हम में से बहुत से लोग ऐसा ही अनुभव करते हैं। हम दूसरों से प्यार करते हुए उनके हर दोष को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम इतने कठोर हो जाते हैं कि जैसे खुद से दुश्मनी निभा रहे हों। खुद से प्यार करना यह क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर एक पौधा खुद की जड़ों को जमीन में फैलने न दे, अगर वह खुद को पानी और सूरज की रोशनी देने से रोक दे, तो क्या वह कभी बड़ा होकर फल फूल पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही अगर हम खुद को सम्मान, स्वीकृति और प्यार नहीं देंगे तो बाहरी दुनिया से हमें कितना भी प्यार क्यों न मिले, वो हमें पूरा नहीं कर पाएगा।
सेल्फ लव यानी आत्म प्रेम कोई अहंकार नहीं है, यह एक बुनियादी जरूरत है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तब आप सच में दुनिया से जुड़ पाते हैं। हम खुद से इतने कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया कि अच्छा बनने के लिए औरों को पहले रखो, अपने बारे में सोचना स्वार्थ है, तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए। इन वाक्यों ने हमारे भीतर एक आंतरिक आलोचक पैदा कर दिया है जो हर समय कहता है, तुम इतने अच्छे नहीं, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, तुमने फिर गलती कर दी। समस्या तब आती है जब यह आलोचक इतना हावी हो जाता है कि वह हमारे आत्मसम्मान को कुचल देता है और हम खुद को वही समझने लगते हैं जो वो आलोचक कहता है, कमजोर, नाकाम, अयोग्य। लेकिन अब वक्त है उस आवाज को शांत करने का और एक नई आवाज को जगाने का जो कहे, मैं काफी हूं, मैं प्यार करने लायक हूं। सेल्फ लव का मतलब क्या है? सेल्फ लव का अर्थ है स्वीकृति, जैसे आप हैं वैसे ही। करुणा अपनी गलतियों के प्रति, सम्मान अपनी सीमाओं और जरूरतों का, विश्वास अपने निर्णयों पर, समझ अपनी भावनाओं की। जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? शर्म, ग्लानि या गुस्सा, या एक कोमल मुस्कान? क्या आप खुद से बात करते हुए वही भाषा इस्तेमाल करते हैं जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं? अगर जवाब नहीं है तो यही वक्त है शुरुआत का। खुद को माफ करना। आत्म प्रेम का पहला कदम सेल्फ लव वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद को माफ करते हैं। उन फैसलों के लिए जो गलत निकले, उन रिश्तों के लिए जो आपको तोड़ गए, उन दिनों के लिए जब आप उठ नहीं पाए, जब आप टूटा महसूस करते थे। माफ करना मतलब है अतीत को स्वीकार करना, लेकिन उसमें फंसे रहना नहीं। कल्पना कीजिए कि आपके कंधे पर एक भारी थैला टंगा है जिसमें गिल्ट, पछतावा और आलोचनाएं भरी हैं। अब सोचिए, क्या आप उस बोझ के साथ जिंदगी की दौड़ जीत सकते हैं? नहीं। इसलिए माफ करना जरूरी है, क्योंकि माफ करना मतलब हल्का होना है। कमियों को गले लगाना। आत्मीयता की शुरुआत कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, फिर भी हम खुद से उम्मीद करते हैं कि हम हर काम में परफेक्ट हों, हर समय खुश रहें, हर रिश्ते में सफल हों। लेकिन जब हम अपनी कमियों को गले लगाते हैं तब हम इंसान से इंसानियत की ओर बढ़ते हैं। सेल्फ लव का मतलब यह नहीं कि आप खुद को हर बार सही माने। इसका मतलब है कि आप गलत होने के बाद भी खुद से नफरत न करें। आप खुद से यह कह सकें, हाँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं एक कोशिश हूं और हर कोशिश खूबसूरत होती है। बाहरी दुनिया से आजादी, सेल्फ लव का सबसे बड़ा वरदान। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो आप बाहरी मान्यता की तलाश छोड़ देते हैं। अब आपको हर समय दूसरों से वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपके लिए अब यह जरूरी नहीं होता कि कोई कहे, तुम सुंदर हो, तुम योग्य हो, तुम अच्छे इंसान हो, क्योंकि अब आप खुद से यह कहना सीख चुके होते हैं। और यही होती है आजादी, जब आप किसी और की राय से बंधे नहीं होते बल्कि अपनी राय में जीते हैं। सेल्फ लव के छोटे लेकिन गहरे कदम। 1, आईने में देखकर खुद से मुस्कुराना। हर सुबह उठकर खुद को देखना और कहना, तू बहुत अच्छा है और मैं तुझे प्यार करता हूं। 2, नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़ना और बदलना। जब भी मन कहे तू फेल है तो आप जवाब दें, नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं और वही काफी है। 3, ना कहने की हिम्मत। जब कोई चीज आपकी ऊर्जा चूस रही हो तो ना कहना सीखिए। खुद को प्राथमिकता देना आत्म प्रेम है। 4, एक सेल्फ लव डायरी रखें। हर दिन उसमें 3 बातें लिखें जो आपने खुद के लिए की हों। 5, अपने शरीर का ख्याल रखें। अच्छा खाना, नींद, एक्सरसाइज ये आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए भी जरूरी है। टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना। असली सुंदरता वही है। क्या आपने कभी किंत्सुगी के बारे में सुना है? यह जापान की एक कला है जिसमें टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है। उनके टूटे हुए हिस्से छिपाए नहीं जाते, बल्कि उन्हें उभार कर दिखाया जाता है, क्योंकि वहीं उनकी सुंदरता है। सेल्फ लव भी कुछ ऐसा ही है। आप टूटे हैं, बिखरे हैं, लेकिन उन दरारों में भी सौंदर्य है। और जब आप उन्हें छिपाने की जगह स्वीकार करते हैं तब आप सबसे सुंदर दिखते हैं। एक वादा खुद से, आज और हमेशा के लिए। आज जब आप इस अध्याय को पढ़ रहे हैं तो कुछ पल के लिए अपने दिल पर हाथ रखें और खुद से कहें, मैं खुद से प्यार करना सीखूंगा, मैं अपनी कमियों को अपनाऊंगा, मैं खुद को माफ करूंगा, मैं अपने टूटे हिस्सों को स्वीकार करूंगा। मैं परफेक्ट नहीं,
लेकिन मैं संपूर्ण हूं। मैं अब खुद को वह प्यार दूंगा जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। अंत में दुनिया आपको कई बार तोड़ेगी, लोग आपको जज करेंगे, कुछ रिश्ते अधूरे रह जाएंगे, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो कभी नहीं टूटे, आपका खुद से। याद रखें, सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो खुद से दूर हो जाने के बाद फिर से खुद को गले लगाना सीख ले। तो आज एक छोटा कदम उठाइए, खुद के पास लौटिए, क्योंकि यही है जिंदगी की असली शुरुआत। चैप्टर 5, इमोशनल रेजिलियंस। टूटकर फिर से उठने की कला। जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रशंसा किसकी होती है? उसकी जो कभी नहीं गिरा? नहीं, उसकी जो हर बार गिरने के बाद और ज्यादा ताकत के साथ उठा। असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, मन में होती है, और उस ताकत का नाम है इमोशनल रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब यह नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगे। यह मतलब नहीं कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि जब आंधी आए तो आप टूटे नहीं, झुके नहीं, बल्कि उस दर्द को अपनी ताकत में बदल दें। हम अक्सर सोचते हैं कि रोना, डरना या हिल जाना कमजोरी की निशानी है, लेकिन यह सच नहीं। अपनी भावनाओं को महसूस करना कमजोरी नहीं, इंसानियत की सबसे गहरी पहचान है। रेजिलियंस तब आती है जब आप अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर उनसे ऊपर उठते हैं। सोचिए, हर बार जब किसी ने आपको कम आंका, हर बार जब किसी ने आपका दिल तोड़ा, हर बार जब आपकी उम्मीदें चकनाचूर हुईं, आपने फिर भी हार नहीं मानी। आपने फिर से कोशिश की। यही आपकी रेजिलियंस है, वह अदृश्य कवच जो आपको हर बार थोड़ा और मजबूत बनाता है। लेकिन यह ताकत अपने आप नहीं आती। इसके लिए आपको खुद से मुश्किल सवाल पूछने पड़ते हैं। क्या मैं अपने डर से भाग रहा हूं? क्या मैं खुद को हालात का शिकार बना रहा हूं या योद्धा बन रहा हूं? रेजिलियंस का मतलब है असफल होने के बाद फिर से कोशिश करना, लोगों की नकारात्मकता के बीच सकारात्मक रहना और अपने अंदर की उस रोशनी को जलाए रखना जो बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा चमकदार है। तो अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर आप थक चुके हैं, टूट चुके हैं, तो खुद से बस इतना कहें, मैं हर बार गिरने के बाद उठा हूं और इस बार भी उठूंगा, पहले से ज्यादा मजबूत। क्योंकि रेजिलियंस कोई तोहफा नहीं, यह एक विकल्प है। हर दिन, हर भावना, हर दर्द के बाद का विकल्प। और जब आप इस विकल्प को रोज चुनते हैं तो आप अजेय बन जाते हैं। चैप्टर 6, सीमाएं बनाना और अपनी ताकत को फिर से हासिल करना। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप दूसरों की बातें सुनते सुनते अपनी आवाज कहीं खो चुके हैं? कि आप हर किसी को खुश करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद को तकलीफ देना आपको सामान्य लगने लगा है। हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में, हर न को हां में बदलने में और खुद को पीछे रखकर दूसरों को आगे रखने में इतना खो जाते हैं कि अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। लेकिन सच यह है, जब आप बार बार खुद को अनदेखा करते हैं तो आपकी भावनात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है। आप यह मान लेते हैं कि आपकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, और यहीं से शुरू होता है खुद का विश्वासघात। यहीं जरूरत पड़ती है अब इन सीमाओं की। सीमाएं यानी वह स्वस्थ रेखाएं जो तय करती हैं कि आप किसे कितना महत्व देंगे, कौन आपके दिल को छू सकता है और कब न कहना आपके मानसिक शांति के लिए जरूरी है। लोग अक्सर सीमाओं को अहंकार समझते हैं, लेकिन सीमाएं बनाना मतलब है अपने साथ ईमानदारी बरतना। जब आप न कहना सीखते हैं तो आप दरअसल खुद से हां कहना शुरू करते हैं। सीमाएं आपकी भावनात्मक जगह की रक्षा करती हैं। वे उन लोगों को दूर रखती हैं जो आपको बार बार तोड़ते हैं, और उन लोगों को करीब लाती हैं जो आपको समझते हैं, आपका सम्मान करते हैं। शुरुआत में यह आसान नहीं होगा। लोग नाराज होंगे, शिकायत करेंगे, आपको गिल्ट फील करवाएंगे। लेकिन हर बार जब आप एक स्पष्ट सीमा बनाते हैं, आप अपनी ताकत को वापस पाते हैं। आप अपने आप को यह संदेश देते हैं कि मेरी भावनाएं भी मायने रखती हैं, मैं भी सम्मान और प्यार का हकदार हूं। सीमाएं आपको ठंडा नहीं बनाती, वे आपको स्पष्ट बनाती हैं, और यही स्पष्टता वह ताकत है जो आपको भावनात्मक रूप से स्थिर, मानसिक रूप से शांत और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। तो अगर आज भी आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं, आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते या आपकी मौजूदगी को हल्के में लेते हैं, तो आज एक दृढ़ संकल्प लें। कहें, अब बहुत हुआ, अब मैं अपने लिए खड़ा होऊंगा। क्योंकि जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं
तभी आप अपनी गरिमा और पहचान की रक्षा करते हैं। और यही है अपनी ताकत को फिर से हासिल करना। चैप्टर 60, माफी का सफर। क्या आपने कभी किसी को दिल से माफ किया है? उस इंसान को जिसने आपके विश्वास को चकनाचूर कर दिया, या खुद को उन फैसलों के लिए जिनका पछतावा आज भी आपके साथ चलता है? माफी सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी ही मुश्किल होती है, क्योंकि माफ करना कोई शब्द नहीं, यह एक यात्रा है, एक ऐसा सफर जो आपको आपके सबसे गहरे घावों के करीब ले जाता है। हम में से ज्यादातर लोग माफी की बात तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उस दर्द को थामे रखते हैं, जैसे वह दर्द हमारी पहचान बन गया हो। कोई विश्वासघात, कोई टूटा हुआ वादा, या कोई गलती जिसे हम बार बार याद करके खुद को सजा देते हैं। हर बार उस इंसान को, उस घटना को या खुद को दोष देते हुए जीते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, जितनी बार आप उस दर्द को दोहराते हैं उतनी बार आप खुद को कैद करते हैं। माफी कोई दूसरे के लिए नहीं, सबसे पहले आपके लिए होती है। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप किसी गलती को सही ठहरा रहे हैं या उस इंसान को फिर से मौका दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दिल से उस बोझ को उतारना चाहते हैं ताकि आप आजाद हो सकें। और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना। हम सभी ने ऐसी गलतियां की हैं जिनका पछतावा हमें अंदर ही अंदर खा जाता है। लेकिन जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप से पूरी तरह जुड़ नहीं पाएंगे। माफी आजादी है। यह आपके अंदर की वह फुसफुसाहट है जो कहती है, मैं अब और कैद नहीं रहना चाहता। मैं उस दर्द से नहीं बल्कि खुद से जुड़कर जीना चाहता हूं। तो अगर आज भी आपके दिल में कोई ऐसा नाम है जिसे याद करके आपकी आंखें नम हो जाती हैं, या कोई पुराना पल है जिसे सोचकर शर्मिंदगी होती है, तो आज एक छोटी सी शुरुआत करें। अपने आप से कहें, मैं माफ करता हूं, उन्हें भी और खुद को भी, क्योंकि मैं अब पूरी सच्चाई के साथ जीना चाहता हूं। क्योंकि माफ करना हार नहीं, यह वह जीत है जो आपको आपके अंदर से आजाद करती है। चैप्टर 8, सच्चाई और निडरता के साथ जीना। क्या आपने कभी किसी भीड़ में खड़े होकर ऐसा महसूस किया कि आप सबसे घिरे होने के बावजूद अकेले हैं? कि जो चेहरा आपने दुनिया को दिखाया है वह आपका असली चेहरा नहीं, बल्कि एक मुखौटा है जिसे आपने सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए पहन रखा है। हम जिंदगी के हर मोड़ पर अपने व्यवहार, अपनी बातें, अपने सपने बदलते रहते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, हमें स्वीकार करें, हमें जज न करें। लेकिन इस कोशिश में हम अपने उस सच्चे, कच्चे और असली इंसान को खो देते हैं जो सिर्फ एक ही चीज चाहता था, खुद को वैसे ही जीना जैसे वह है। लेकिन सवाल यह है, कब तक हम अपनी सच्चाई को दबाकर सिर्फ दूसरों की मंजूरी के लिए जीएंगे? सच्चाई के साथ जीना मतलब है अपनी अंदरूनी आवाज को सुनना, अपनी सच्चाई को अपनाना और खुद को यह अनुमति देना कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। यह रास्ता आसान नहीं। जब आप अपनी सच्चाई को गले लगाते हैं तो लोग चौंकते हैं, कुछ नाराज होंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, कुछ कहेंगे तुम बदल गए। लेकिन सच यह है, आप बदले नहीं। आप पहली बार अपने असली रूप में सामने आए हैं। सच्चाई के साथ जीना मतलब है न कहने की हिम्मत रखना, अपनी कीमतों पर अडिग रहना और अपने डर का सामना करते हुए भी आगे बढ़ना। और यहीं आता है दूसरा शब्द, निडरता। डर तो हर किसी के अंदर होता है, अस्वीकृति का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर। लेकिन जब आप अपनी सच्चाई को थाम लेते हैं तो धीरे धीरे वह डर आप पर हावी होना बंद कर देता है। अब आपको दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने खुद को मंजूर करना सीख लिया है। अब आप उस सच्चाई के साथ जीते हैं जिसमें न कोई दिखावा है, न कोई तुलना, बस एक स्पष्टता है, यह मैं हूं और यही मेरी जिंदगी है। तो अगर आज भी आपके अंदर वह आवाज गूंज रही है जो कहती है, मैं थक चुका हूं यह दिखावा करते करते, मैं अब सिर्फ अपने लिए जीना चाहता हूं, तो खुद से एक वादा करें, अब और नहीं। अब मैं वही बनूंगा जो मैं हूं और वैसे ही जीऊंगा जैसे मेरी आत्मा चाहती है। क्योंकि इस दुनिया को आपके परफेक्ट वर्जन की नहीं, आपके असली वर्जन की जरूरत है। निष्कर्ष, एक नई शुरुआत। यह कहानी सिर्फ शब्दों का पुलिंदा नहीं, यह एक आईना है जिसमें आपने अपने टूटे हुए हिस्सों को देखा, अपनी छायाओं को महसूस किया और उन हिस्सों को समझा जिन्हें आप अब तक अनदेखा करते आए थे। रीबिल्ड योरसेल्फ कोई जादुई रास्ता नहीं दिखाती। यह नहीं कहती कि जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी।
लेकिन यह आपको उस सच्चाई से मिलवाती है जो आपको तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आई है। असली रीबिल्डिंग वहां से शुरू होती है जहां आप अपने टूटे हुए टुकड़ों से भागते नहीं बल्कि उन्हें प्यार से उठाकर जोड़ना सीखते हैं। इस सफर में आप खुद से सवाल करते हैं, खुद को माफ करते हैं, पुराने घावों को महसूस करते हुए ठीक करना सीखते हैं, और फिर एक दिन आप अपने उस संस्करण के सामने खड़े होते हैं जो कमजोर नहीं बल्कि पूरी तरह जागृत और आत्मनिर्भर है। यही है असली आत्म परिवर्तन। न कोई शोर, न कोई तमाशा, बस आपके अंदर चुपके से एक नई आत्मा का जन्म। तो अगर आज यह कहानी पढ़कर आपके अंदर वह छोटी सी चिंगारी जली है जो कह रही है मैं भी खुद को दोबारा बना सकता हूं, तो समझ लीजिए आपका पहला कदम शुरू हो चुका है। अब रुकना नहीं है, न पीछे देखना है, न खुद पर शक करना है। अब बस हर दिन, हर विचार, हर फैसला उस नए संस्करण के लिए जीना है जो सिर्फ जीवित नहीं रहेगा बल्कि चमकेगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो अपने आप से कहें मैं चुनता हूं खुद को फिर से बनाने का। और अगर आप ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो इस यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि अगली कहानी, अगला बदलाव शायद आपकी जिंदगी का अगला टर्निंग पॉइंट हो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखें, जो खुद को दोबारा बना सकता है वह जिंदगी को भी नए सिरे से जी सकता है।